गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर चल रहा था हमारा रिटेलिंग कॉन्सेप्ट का और ये स्टेजेस तक हमने किया था, है ना, कि आपके जो स्टेजेस हैं और वी कैन से व्हील्स ऑफ रिटेलिंग ये हमने पढ़े थे। दे आर 3 व्हील्स, है ना। और इस तरीके से ये एंट्री फेस होता है और ट्रेडिंग अप फेस और वल्नरेबली फेस, यहाँ तक हमने पढ़ा था, जिसको हम जोखिम चरण कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में है आपका रिटेलिंग लाइफ साइकिल। आप देखिए लाइफ साइकिल नाम से पता चल रहा है, जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल होती है ना। ह्यूमन बीइंग भी है, जन्म भी लेता है, एक स्टेज होती है बर्थ की, उसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है ना। यंग जो एज है वो आती है, फिर मैच्योरिटी होती है ना, मैच्योर हो जाता है पर्सन, और उसके बाद उसका डिक्लाइन हो जाता है, वी कैन से डेथ हो जाती है। तो जिस तरह से ह्यूमन बीइंग की 4 स्टेजेस होती हैं, उसी तरीके से मार्केटिंग में भी आपने पढ़ा था कि मार्केटिंग में प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो रिटेल है उसकी भी एक लाइफ साइकिल है। अब जो रिटेल है उसकी लाइफ साइकिल उनकी स्टेजेस से ही होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी 4 स्टेजेस हैं जिससे होकर गुजरना पड़ता है। एक तो है इनोवेशन, कि जब कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर या रिटेल सेक्टर में, मतलब कोई नया रिटेल स्टोर, यहाँ प्रोडक्ट की हम बात नहीं कर रहे, रिटेल स्टोर जब मार्केट में आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनोवेशन। फिर उसका डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट, कि धीरे धीरे कंज्यूमर उसको पसंद करने लगते हैं, है ना। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है इनोवेशन, इसमें तो अभी जैसे बताया था स्टार्टिंग में वो अपने प्राइजेस भी कम रखते हैं, सर्विसेज भी ज़्यादा देते हैं कंज्यूमर्स को, और अपना मार्जिन भी कम रखते हैं, है ना। कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की और कंज्यूमर्स को हैबिट डालने की कि वो वहाँ आना शुरू करें। उसके बाद देखो सेकेंड स्टेज आती है एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट की। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से होता है, मतलब जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट को पसंद करने लगते हैं, गुडविल बन जाती है, रेपुटेशन बन जाती है, ये सेकंड स्टेज आती है। देन आता है मैच्योरिटी लेवल में क्या होता है कि जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी एंटर कर जाते हैं इसी फील्ड में, है ना। तो उसी फील्ड में एंटर करने की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है। बट ये चीज़ अगर जो रिटेलर है वो नहीं समझता और कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करता, तो फिर 4th स्टेज आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, वो क्या होती है, डिक्लाइन। इसमें आपकी सेल जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिटेल सेक्टर। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा, है ना। आप देखिए ये एक डेफिनेशन दी हुई है कि रिटेलिंग लाइफ साइकिल इज़ द थ्योरी ऑफ रिटेलिंग कंपटीशन दैट स्टेट्स द रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो ये रिटेलिंग लाइफ साइकिल एक रिटेल कंपटीशन की ही एक थ्योरी है जो रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताती है, जस्ट लाइक ए प्रोडक्ट और वी कैन से जस्ट लाइक ए लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट दे डिस्ट्रीब्यूट पास थ्रू एन इनडेफिनिट फिएबल साइकिल, कि एक जो डेफिनेट फिएबल साइकिल है उसमें इसकी जो एज है वो घूमती है। और जैसे बताया कि देयर आर 4 स्टेजेस, है ना, इनोवेशन, एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिक्शनरी में। अब इस डेफिनेशन के बेस पर अगर हमें इसकी फ़ीचर्स निकालनी हो तो फ़ीचर्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहला जो रिटेलिंग लाइफ साइकिल है वो कई स्टेजेस को, टाइम के साथ साथ कई स्टेजेस को बताता है। हर स्टेज का जो लाइफ स्पैन है वो अलग अलग होता है, इट्स नॉट नेसेसरी सबका एक जैसा हो। सेकेंड, ये जो रिटेल कंपटीशन है या ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका एक प्रिंसिपल है ये, है ना। और जैसे बताया कि इसको कई स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये जो रिटेल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में बताया हुआ है कि इनको इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। और रिटेल इंस्टीट्यूशन को जैसे ही वो एंट्री करती हैं, टाइम टू टाइम उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है ताकि वो डिक्लाइन स्टेज तक ना पहुंच जाएं, है ना। तो उनको ये देखना होता है कि उनकी कौन सी स्टेज चल रही है, अगर वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो डिक्लाइन से बच सकते हैं। तो ये बताता है कि रिटेलिंग भी कैसा नेचर की है, डायनेमिक, है ना। रिटेलिंग सेक्टर भी डायनेमिक नेचर का है कि इसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आते रहते हैं। अब देखिए आपको चारों स्टेजेस जो हैं वो डिटेल में बताई हुई हैं, है ना। इसको आप डायग्राम से भी बता सकते हो। और अब ये देखिए स्टेजेस किस तरह से बताए हैं। फर्स्ट वन देखिए, तो इनोवेशन फर्स्ट स्टेज, सेकंड इज़ एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, थर्ड मैच्योरिटी एंड फोर्थ वन डिक्लाइन, है ना। अब अगर हम बात करें इन चारों स्टेजेस की, तो जैसे कि इसने बताया फर्स्ट वन इज़ इनोवेशन देखो नाम से पता चल रहा है कि वी कैन से जब कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन या न्यू जो रिटेल फॉर्मेट है वो एंटर करता है मार्केट के अंदर, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इनोवेशन। जैसे सपोज़ किसी बच्चे का बर्थ होता है
है ना, उसकी फ़र्स्ट स्टेज होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है या रिटेल फॉर्मेट है ना, जब वो एंटर करते हैं मार्केट के अंदर तो वो फर्स्ट स्टेज हो जाती है इनोवेशन। आप देखिए क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला, कॉम्पिटिटर्स यहाँ बहुत कम होते हैं, है ना। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटर्स है या नहीं होते या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, इसी वजह से हमने उसमें एंटर किया, है ना। तो उम्मीद ज़्यादा होती है कि बिज़नेस की ग्रोथ अच्छी होगी। प्रॉफिट्स कम रखे जाते हैं बिज़नेस के द्वारा, है ना, कि वो कोशिश करते हैं कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की। तो इस स्टेज पर सेल्स भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होते हैं। ग्रोथ होती है लेकिन स्पीडली नहीं होती, धीरे धीरे होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी इतना एक्सपीरियंस इनको नहीं होता मैनेजमेंट को, तो वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करते रहते हैं। तो प्रॉफिट कैसा होता है इनको, एवरेज प्रॉफिट होता है। और ये स्टेजेस की जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करता है, कभी 5 साल चलती है, कभी 7 साल चलती है ना, डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी। कई बार यही स्टेज बहुत लंबी हो जाती है ना। तो और छोटी भी हो सकती है, 4 इयर्स भी हो सकती है। तो जनरली जैसे सुपर मार्केट है फ्रांस में या हाइपर मार्केट है, उनमें जो इनका फर्स्ट स्टेज की लाइफ साइकिल है वो है 4 to 5 इयर्स, है ना। जर्मनी की अगर बात करें तो वहाँ 10 साल है ना। और इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हाइपर मार्केट है, ये जो मॉल हैं वो अभी भी सेकेंड स्टेज में ही हैं। तो ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है कि कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। तो इसमें भी इनका जो स्पैन है वो 4 इयर्स, 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स भी हो सकता है। सेकेंड स्टेज आती है ग्रोथ और एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। अब ये जो स्टेज है इसमें जैसे नाम से पता चल रहा है ग्रोथ, कि एकदम जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ की तरफ बढ़ती है। उनकी जो सेल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटर्स भी, कुछ कॉम्पिटिटर्स, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कॉम्पिटिटर्स भी एंटर कर जाते हैं। बट फिर भी क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसने फर्स्ट टाइम एंटर किया था, तो लीडर की पोजीशन भी कई बार ये अटेन कर लेते हैं, है ना। और काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्टेज चलती है। तो देखो इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। हाई इंक्रीज़ इन सेल बढ़ने लगती है, प्रॉफिट्स बढ़ने लगते हैं, है ना। और कॉम्पिटिटर्स एंटर कर जाते हैं, लीडर की पोजीशन इनको मिल जाती है और इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। कई बार इनको अपनी जो कैन से लोकेशन है वो भी चेंज करनी पड़ती है ना, क्योंकि कंज्यूमर्स मोर फैसिलिटीज़ चाहते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें भी ये एंटर करते हैं। और जैसे बताया प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और कॉम्पिटिटर्स भी इसमें एंटर कर जाते हैं। तो अगर इसकी बात करें हम इसकी स्पैन की, तो ये भी इसका जो स्पैन है वो 5 to 8 इयर्स भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेज आए ही ना, मैच्योरिटी स्टेज, कि उनकी स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी हो कि ग्रोथ ही होती जाए, है ना। तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जहाँ पर ग्रोथ स्टेज ही काफ़ी लंबी चलती है। तो इट में भी 5 to 8 इयर्स और मोर देन 5 to 8 इयर्स, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। उसके बाद देखिए थर्ड स्टेज आती है मैच्योरिटी स्टेज। अब ये जो मैच्योरिटी स्टेज है ये एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर कंपटीशन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि मार्केट में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है वो रिस्क हो जाता है कि कंज्यूमर्स जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे रिटेल स्टोर की तरफ। तो ये स्टेज अगर आ जाती है तो इस स्टेज पर इनको अपने आप को संभालना होता है, अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी होती है, कंज्यूमर्स को मोटिवेट करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ अपनानी होती हैं। अगर ये नहीं करते तो फिर डिक्लाइन जल्दी से आ जाएगा, है ना। आप देखिए इस स्टेज के क्या फ़ीचर्स हैं। मोर एंड मोर कंपटीशन, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है ना। बहुत सारी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें एंटर कर चुके होते हैं इस स्टेज में। और जो ग्रोथ रेट है यहाँ कंपैरेटिवली कम होनी शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज में ग्रोथ रेट बढ़ती है, लेकिन इस स्टेज में ग्रोथ रेट कम होनी शुरू हो जाती है। सेल बढ़ती है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट से, घटती दर से। प्रॉफिट्स भी कम होने शुरू हो जाते हैं, है ना। सेल स्टार्टिंग में बढ़ती है लेकिन उसमें गिरावट आ जाती है, जितनी पहले बढ़ रही थी उतनी नहीं बढ़ती। और इसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत होती है, चेंज इन फॉर्मेट, की फॉर्मेट चेंज करने की ज़रूरत है। इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट न्यू स्ट्रेटजी, है ना, कि उनको ये सोचना होता है कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, किस तरह से अपने कस्टमर्स को वापस बुलाया जाए। तो यहाँ पर वो नई नई पॉलिसीज़ अपनाते हैं कि चाहे कंज्यूमर्स को मतलब कम मार्जिन पर और वीकेंड से कम सेलिंग प्राइस करके उनको अट्रैक्ट करना पड़े, लेकिन वो अपनी पॉलिसी चेंज करके उनको कोशिश करते हैं बुलाने की, है ना। तो ये जो स्टेज के जो स्पैन है वो डिपेंड करता है स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर स्ट्रेटजी अच्छी बना लेते हैं तो ये वापस मैच्योरिटी से ग्रोथ पे भी जा सकता है ना। नहीं तो फिर नेक्स्ट आ जाएगी डिक्लाइन स्टेज,
और ऑब्वियसली नाम से पता चला डिक्लाइन मतलब गिरावट, है ना। इस स्टेज में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये सोचने की ज़रूरत होती है कि अब क्या करना है, अदरवाइज़ उनको बिज़नेस बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ भी स्ट्रेटजीज़ अपनानी पड़ती हैं, स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, कोशिश करना पड़ता है कि ये स्टेज या तो ना आए, और अगर आ गया तो उसको किस तरीके से संभाला जाए। तो अब देखिए इसके क्या फीचर्स होते हैं। नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ, की ग्रोथ नेगेटिव हो जाती है, होती ही नहीं है, कम हो जाती है। इसी तरह से फर्दर डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं, कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाती है, फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है ना, जिसकी वजह से जो बिज़नेस है वो ये सोचता है कितने साल तक वो उसको चला सकता है। अगर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं तो जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स है तो फिर यहाँ पर उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है या जो अदर कॉस्ट है अगर वो ज़्यादा होगी तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि फ़िक्स्ड कॉस्ट को कम किया जाए ताकि वो मूव बैक कर सकें टू द ग्रोथ स्टेज, है ना। तो बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो डिक्लाइन स्टेज में आकर वापस भी गए हैं, है ना। अगर हम बात करें जैसे शॉपर स्टॉप है इंडिया में, है ना, वो भी इसी लाइफ साइकिल से होकर गुजरा है ना। इसी तरीके से बिग बाज़ार है, ग्लोबस है, लाइफस्टाइल है ना। इन्होंने भी बहुत कंपटीशन फेस किया है, मैच्योरिटी स्टेज पर आकर ये दोबारा ग्रोथ स्टेज में गए हैं। तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप डिक्लाइन स्टेज पर आ जाती है ये रिटेल स्टोर या मैच्योरिटी स्टेज पर आ जाती है तो उसको बंद करने की ही नौबत आएगी, बल्कि उसके अंदर काफ़ी स्ट्रेटजी अगर चेंज की जाए, उसकी लोकेशन चेंज की जाए, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जाए तो वो वापस भी ग्रोथ स्टेज पर जा सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वी कैन से लाइफ साइकिल ऑफ द रिटेलिंग।